कल हमने फ्लड के बारे में देखा था कि बिहार के कौन से जिले बाढ़ से बहुत अधिक प्रभावित हैं और जिन जिलों में सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित है उनमें कौन सी नदियां सबसे अधिक भूमिका निभा रही है। उनमें हमने पाया था कि कोशी और कामला है, बलान है, इन सभी नदियां नॉर्दर्न बिहार को बहुत अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि बाढ़ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बिहार के लिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका कारण है कि अगर आप बिहार में अगर कभी भी आप बीपीएससी क्वालिफाई करते हैं, एसडीएम बनते हैं, तो आपको फ्लड मैनेजमेंट पूरी तरीके से काम करेगी अगर आप इसको पढ़ें और अगर आप मैनेजमेंट स्किल अपनी दिखाएं वहां पर जाकर के, तो निश्चित रूप से एज एसडीएम अगर आप कहीं पे पोस्टेड हैं तो आप किस प्रकार से उस सिचुएशन को हैंडलिंग करते हैं, ये सभी चीजें बहुत महत्वपूर्ण रखती है। आइए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज इसके ऊपर में, और अगर हम अभी जानने की कोशिश करें तो अभी देखेंगे कि फ्लड को मैनेजमेंट कैसे करें। हम तो समझ गए कि फ्लड कैसे किस जगह ज्यादा बिहार में आती है, नॉर्दर्न में आती है, किस नदियों की वजह से ज्यादा आती है, पर मैनेजमेंट स्किल के आधार पर करते हैं जिसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो पहला एक काम करते हैं, बिफोर फ्लड, ठीक है। इसको आंसर राइटिंग में आप ना छोटा सा इसको ना इस प्रकार से थोड़ा सा देखेंगे कि अगर बाढ़ आने से पहले की स्थिति कैसी होगी और किस प्रकार से हम उसको देखेंगे। बिफोर फ्लड के लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि मार्क कोर्स ऑफ रिवर, ठीक है। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जो भी नदियां हैं, ठीक है, जो भी नदियां हैं उसका कोर्स देखेंगे कि वो कहां प्रभावित कर रही है, ठीक है। हम उसको आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, ठीक है। इन सभी चीजों के ऊपर में हम कार्य करेंगे, मार्क कोर्स ऑफ रिवर। सेकेंड वाली अगर हम चीजों के बारे में करें, यूज वेदर फॉर कास्टिंग। अगर हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें वेदर फोरकास्टिंग में कि इस बार कितनी बारिश होंगी, किस सब क्षेत्र में ज्यादा बारिश होंगी, जिस कारण से किस नदियों में कितनी पानी आ सकती है, अगर इन चीजों के पास हमारे पास प्रॉपर डेटा अगर हमारे पास रहेगी तो उस डेटा के आधार पे हम क्या कर सकते हैं कि फ्लड आने से पहले ही अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे अगर आएंगे, डैम्स, ठीक है। डैम्स हम बना सकते हैं। डैम्स में बहुत हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, हम पानी को बहुत अच्छे पैमाने पे स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। नहरें बना सकते हैं, कैनल्स या नहर बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर हम देखें तो पश्चिमी कोसी नहर होती है, बहुत सारे ऐसे कैनल्स हैं जो कि बिहार के अंदर में वाटर को मैनेजमेंट करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाती है, ठीक है। सेकेंड अगर हम देखें कि अगर बाढ़ आ गया, मतलब ये तो हम चले थे कि बाढ़ आने से पहले हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर में अगर बाढ़ जब आ जाए उसके बाद वाली हमारी क्या क्या रणनीति रहेगी, ठीक है। ड्यूरिंग फ्लड अगर हम दें, ठीक है। अब अगर मान लीजिए बाढ़ आ गई, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप मतलब आप खुद को एज ए सोच करके देखिए कि आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आप वहां के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उस समय में आप इसको कैसे, क्योंकि बीपीएससी मेंस है, क्योंकि इस समय आपको ये टच करेगा ही, क्योंकि बिहार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो मेरे को तो हमेशा ऐसा लगता है कि इन चीजों से वो निश्चित रूप से सवाल पूछेगा, यानी संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अगर हम बोले ड्यूरिंग फ्लड के लिए, तो सबसे पहला हम क्या कर सकते हैं बताइए आप, अगर फ्लड आ गई है तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉटस्पॉट, ठीक है। यानी अगर हमारे पास हॉटस्पॉट मिल जाए कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सी है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में बाढ़ आ गया, ठीक है, मान लीजिए किसी नदी में से बाढ़ आ गई, तो हमको यह पता होनी चाहिए कि बाढ़ मान लीजिए कि इसकी इस साइड के एरिया को हाईली इंपैक्ट किया है, ठीक है। मान लीजिए कुछ एरिया है जहां पे लेस इंपैक्ट है, कोई एरिया है जहां पे नॉर्मल इंपैक्ट है, तो हम सबसे पहले अगर आइडेंटिफिकेशन कर ले कि कौन से एरिया में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित है, उस पर्टिकुलर लोकेशन को आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम वहां पे क्या कर सकते हैं, उस द्वारा राहत कार्य का काम किया जा सकता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट नेविगेशन, ठीक है। और क्या कर सकते हैं,
जीपीएस या जीआईएस, यानी ज्योग्राफिकली लोकेशन को हम वहां पे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर में क्या कर सकते हैं, कि ज्यादा बाढ़ आया है, कौन से लोकेशन ज्यादा प्रभावित है। इन चीजों के भी आधार पे हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जीपीएस और जीआईएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी अगर चीजें देखें तो हम एनडीआरएफ, बहुत जबरदस्त टीम है इंडिया के पास, एनडीआरएफ, इस टीम की तैनाती हम कर सकते हैं कि राहत कार्य के अंदर में वो बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करती है। टीम वेल ट्रेन्ड होती है, वेल क्वालिफाइड होती है, जो अपने कामों को बहुत अच्छे पैमाने पर, अगर हम केदारनाथ वाले इंसिडेंट देखें या और साउदर्न इंडिया में जहां पे राहत कार्य की बात हुई थी, या बिहार के अंदर में जब हाईली फ्लड होती है, तो ये टीम बहुत बेहतर तरीके से काम करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो हाइड्रोलिक पंप का इस्तेमाल किया जा सकता है कि जो कि पानी की क्या करे, डाउन करे। लेकिन अगर हम बात करें बीपीएससी के कांसेप्ट से, तो इन सब चीजों की बात हम कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी अगर यूपीएससी की तरफ अगर हम जाए तो अर्बन फ्लड से रिलेटेड इशू आ सकती है। जैसे कि बॉम्बे में अभी देखे होंगे रिसेंटली बहुत ज्यादा पानी आ चुकी थी, उसके लिए क्या मैनेजमेंट सिस्टम थी। अगर पटना के अंदर में देखें तो वहां पर भी एक बार पानी से लबालब पूरा शहर हो गया था, जो कि रेन वाटर की वजह से था। अनमोल रेन वाटर और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर नहीं था, जिस कारण से क्या हो गया था, पटना भी उसे कटोरा टाइप का आकृति का है, तो पानी उसके बीच में आकर के फंस जाता है। तो इन सब चीजों को भी हम देखेंगे। पर अगर हम रियली पूरे बिहार के पैरामीटर पे सर्च करें तो हम ये चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, और अगर बात किया जाए मेनली, एक सेकंड, ठीक है, एनडीआर की टीम, ये सब तो हो गया। अब अगर हम एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाए, अगर हमसे पूछा जाए कि अगर बाढ़ तो आ गई, लेकिन इन फ्यूचर हम क्या क्या कर सकते हैं, और कि बाढ़ के ऊपर में आफ्टर फ्लड हम क्या क्या काम कर सकते हैं, इनके ऊपर में भी हम सोच सकते हैं। पहली कंसेप्ट हमने क्या जानी, फ्लड आने से पहले हम कैसे प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। ठीक है, कि हम पहले ही क्या बोलते हैं कि फ्लड आने वाले उससे पहले हम किस प्रकार से प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा ये है कि जब फ्लड आ जाए एट इंस्टेंट आप क्या क्या निर्णय लेंगे, आपकी माइंडसेट क्या क्या काम करती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थर्ड थिंग कि अगर फ्लड आ जाए उसके बाद वाली हमारी स्टेप्स क्या होगी, ये सब चीजें भी हमें जानना पड़ता है। ठीक है, वैसे अगर हम एक बात करें कि गवर्नमेंट इसके ऊपर में क्या क्या काम की हुई है, अगर हम देखें तो 1954 में, 1954 में, ठीक है, नेशनल फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम करके एक शुरुआत की गई थी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्लड को कैसे मैनेज किया जाए इसके ऊपर में ध्यान दिया गया था। इसके अंदर ही बहुत सारी चीजों का गठन हुआ हुआ था। पर हम अगर थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स को अगर ले तो हमारे पास एक अच्छा क्या हो सकता है, कंसेप्ट होगा जो हमारे आंसर को ज्यादा बल प्रदान कर सकता है। इसके साथ ही बोलेंगे दैट इज नॉट इनफ, कि इतना आपके पास पॉइंट्स है, दैट इज नॉट इनफ। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, जो रिसेंट प्रोग्राम चलिए, जो करंट अफेयर में है, जहां पे फ्लड आई, ठीक है, उसके अंतर्गत क्या एक राहत बचाव कार्य किया गया है, क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी ने कोई नया कंसेप्ट के द्वारा बाढ़ को मतलब बहुत अच्छे से मैनेज किया है, उसको आप यूटिलाइजेशन में डाल सकते हैं। क्या आप पीपल्स मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, इसके ऊपर में ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि बहुत बार होता है इवैक्यूएशन, कैसे बचाव कार्य किया जाए, कैसे वहां से लोगों को निकाला जाए, इन चीजों के ऊपर में भी हम ध्यान दे सकते हैं। दैट इज टोटली ए मैनेजमेंट स्किल। ठीक है, तो इस एग्जाम के प्रिपेयर में मैं नहीं बोलूंगा कि बीपीएससी, मैं अगर अपने आधार पर बोलूं तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ही कठिन एग्जामिनेशन है। और अगर आपके पास प्रॉपर चीजें हैं, प्रॉपर आपके पास अगर कंसेप्ट है, आंसर राइटिंग स्किल है, अगर आपके पास नॉलेज बेस्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एग्जाम को बहुत इजीली निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अपने बारे में बोलूं तो मैं भी एक इंजीनियरिंग फील्ड से आता हूं, और मेरा भी एक छोटा ही भाई है, उसने भी दिया हुआ था बीपीएससी और यूपीएससी, तो दोनों में उसका क्लियर हो गया था विद इन, अगर हम बोले तो 6 मंथ के आधार पे मैंने उसका प्रिपेयर देखा था। लेकिन उसने मेंस क्लियर किया था, इंटरव्यू प्रोसेस के बाद उसका रैंक लिस्ट में नाम नहीं था। तो मैं ये बोलूंगा कि उसने टाइम बहुत कम लिया, रेंडमली स्मार्टली वर्क किया, तो एग्जाम तो मुझे ऐसा लगता है कि विद इन फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आप यहां तक आ सकते हैं तो वी कैन डू वेरी वेल। कि अगर हम और भी बेहतर तरीके से स्किल को प्रेजेंटेशन करें, आंसर को और बेहतर तरीके से बनाने का काम करें, तो आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। सेकंड चीज ये बताता हूं, मेरा साइंस और टेक्स्ट का मैं बहुत ही एक्सपर्टाइज नॉलेज है मेरे पास, और अगर आप मेरे से इन कंसेप्ट को पढ़ते हैं, और क्योंकि एज ए टेकी मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि इन कंसेप्ट में, ये तो मेरा बस डेमोन्स्ट्रेटेड वीडियो है, अगर आप इसको और आंसर राइटिंग में इनहेंस कर सकते हैं अपने स्किल्स को, और भी आप जीएस का पैटर्न यूज करिए, और भी जीएस का टेक्निकल नॉलेज आप वहां पे डालिए, और भी जो करंट अफेयर है उसको आप आंसर में कैसे मर्ज करते हैं, इन सब स्किल्स अगर आपके पास आएगी तो मैं ये बोल सकता हूं आप ना कि बीपीएससी क्वालिफाई मेंस में कर सकते हैं। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि आप
रैंक लिस्ट में भी नाम आ सकते हैं, बट ये भी जानते हैं कि ये एग्जाम एक अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है, मतलब कभी लगता है हो जाएगा, कभी लगता है नहीं होगा। पर अगर मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करते हैं तो बाय हार्ट आपको ये लगेगा कि दिस कैन बी डन वेरी इजिली। आप अगर मेहनत करें, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत वही चीज है जो आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड चीज है, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बाढ़ के विषय में ज्यादा कंसेप्ट समझिए कि नदियां कौन प्रभावित करती है बाढ़ को, और कैसे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पैरामीटर को हमने बता दिया। अब दूसरा है टॉपिक ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इससे भी साइंस टेक में आपको सवाल आ सकता है। तीसरा अगर हम बोले बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम अपने हिसाब से बोले तो मुझे ऐसा लगता है ये अगर हम इसके बारे में बोल लें क्या, जो अभी नैनो टेक्नोलॉजी के चीजें आ रही है, डीआरडीओ और इसरो से सवाल आ सकती है, तो ये सब चीजें पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा पहले। और इसके और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, कमेंट करिए। अगर आपको पर्सनलाइज कोई डाउट है तो उसका भी मैं सॉल्यूशन दूंगा। दैट इज इनफ फॉर, नहीं बोलूंगा फॉर द इनफ, बट आप अगर थोड़े से टाइम में अगर इतने अच्छे अच्छे चीजों के साथ जुड़े तो यू विल डू वेरी गुड। थैंक यू सो मच।